रिया के मन में जो बात 16 सालों से दबी थी, उसके पूरा होने का समय आ गया था। उसके पिता दीनदयाल उसके लिए एक लड़का देखकर आए थे और उसके बारे में वे अपनी बीवी और बेटे को बता रहे थे। रिया जब अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने लगती, तो वह खिल जाती और आईने में अपना चेहरा देखने लगती। अब रिया को ना तो दिन को चैन था और न रात को नींद। उसके मन में एक नई उमंग, शरीर में गुदगुदी और दिल में हलचल मची रहती थी। दिन कटते गए। लड़की देखने का दिन तय हुआ। रिया को देखने आज उसका राजकुमार आने वाला था। वह सज संवर कर तैयार हो रही थी। पिताजी स्वागत की तैयारी में लगे थे। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, बात आज ही पक्की हो जाए। ये सब बातें सोचकर दीनदयाल परेशान थे। दरअसल बात यह थी कि इससे पहले भी दो लड़के रिया को देखकर चले गए थे, पर बात नहीं बनी थी। रिया को देखने शाम को तकरीबन 5 बजे सभी मेहमान आ गए थे और रधिया के परिवार वाले उनके स्वागत में जुट गए थे। रिया की मां मन ही मन बेटी की मंगनी खुशी खुशी होने के लिए दुआ मांग रही थी। रिया मेहमानों के पास चाय लेकर पहुंची। एक ही नज़र में रिया को लड़का पसंद आ गया। जैसा वह सोचती थी, वैसा ही था उसके सपनों का राजकुमार। रमेश खूबसूरत और एक गंभीर नौजवान था। उसे भी रधिया बहुत अच्छी लगी। रिया के कसे बदन और नशीली आंखों ने जैसे रमेश को घायल कर दिया। अब क्या था, बात बन गई, सब कुछ तय हो गया। शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी 10 दिन बाद थी। लड़के वाले चले गए। आज दीनदयाल बहुत खुश थे, इतने खुश कि जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। रधिया की मां फूली नहीं समा रही थी। रिया का तो हाल ही कुछ और था। जब से उसने अपने सपनों के राजकुमार को देखा था, तब से वह सपनों में खो गई थी। हर तरफ वही नजर आ रहा था। जब रधिया की सहेलियां उसे छेड़ती, तो उसका मन और मचल जाता। वह अपनी खिली जवानी को आईने में देखकर मुस्कुरा जाती और आने वाले दिनों के सपनों में खो जाती। किसी तरह 10 दिन बीत गए। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका रिया को बेताबी से इंतजार था। सुबह के 8 बजे थे कि मां ने आवाज लगाई, बेटी, मेहंदी लगाने के लिए तुम्हारी सहेली शबन माई है, जा मेहंदी लगवा ले, या यूं ही खोई खोई रहेगी। मेहंदी, हल्दी, चंदन लगाने और सजने संवरने के बाद रधिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शाम को धूमधाम से बारात आई। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। विदाई का समय आया। चारों तरफ उदासी का माहौल छा गया। दीनदयाल बेटी की विदाई पर फफ पड़े। ससुराल पहुंचने के बाद सब ने रधिया की खूब तारीफ की। रमेश की मां ने बहू को रूप और गुण दोनों से भरा पाया और वे उसे बहू की जगह लक्ष्मी कहकर पुकारने लगी। रमेश तो रधिया को रानी कहकर पुकारता था। रिया के आने से चारों तरफ खुशियां छा गई। 5 साल बीत गए। रिया और रमेश का प्यार वैसा ही बना रहा जैसा कि शादी के शुरुआती दिनों में था। मगर सास की नज़र में रिया खटकने लगी थी, क्योंकि वे अब एक पोता चाहती थी। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। औलाद ना होने की वजह से रमेश की मां परेशान होकर रमेश से बोली, क्यों बेटा, हमें तुम पोता नहीं दोगे? तुम्हारे बाबूजी बोल रहे थे कि शादी को 7 साल हो गए, मगर बहू के पैर भारी नहीं हुए, क्या बात है? रमेश ने कहा, मां तुम क्यों घबराती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर से सलाह लूंगा। ओरेला रमेश की बात काटते हुए मां बोली, अभी तक तो पड़ोसनी ही कहती है, अब पूरी बिरादरी को क्यों बताना चाहते हो बेटा? हमारी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। रमेश को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई। वह बोला, मां, तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो? तुम्हारी बहू अगर सुनेगी तो जीते जी मर जाएगी। हम लोग डॉक्टर से मिलकर सही सलाह लेंगे। हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो। इस बात पर मां बोली, तुम तो हट्टे कट्टे हो। हमें यकीन है कि हमारे बेटे में कोई खोट नहीं है। खोट है तो उसी में जरूर। उस पर किसी का साया है जो हमारी खुशियों में आग लगा रहा है। तुम ऐसा करो कि किसी अच्छे तांत्रिक का पता लगाओ। हो सकता है उससे मिलने पर इस मसले का कोई हल मिल जाए और हमारे मन की मुराद पूरी हो जाए। मां के आगे रमेश लाचार हो गया। उसने तांत्रिक के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कुछ भागदौड़ करने के बाद पता चला कि उनके घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में एक तांत्रिक आया है जो ऐसे कामों के लिए जाना जाता है। रमेश तांत्रिक से मिला।
उस तांत्रिक ने कहा, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम परसों दिन में आओ तो इसके बारे में सोच कर बताऊंगा कि इसके लिए सही समय कब होगा। रमेश फिर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने रमेश को चैत्र महीने के